खबर दिन भर देखेंगे आप। मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान रहीम अहमद खान। नजर डालेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। आगाज हेडलाइंस के साथ करेंगे। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। आसाम, केरला, पुदुचेरी, तमिलनाडु और मगरबी बंगाल असेंबली इंतखाबात का स्केड्यूल जारी। 4 मई को होगी वोटों की गिनती। टीवीके के लीडर व अदाकार विजय सीबीआई के रूबरू हुए हाजिर। 6 घंटों तक चली पूछताछ। बीदर की जामा मस्जिद में दावत इफ्तार। सियासी, समाजी और मजहबी रहनुमाओं समेत हजारों रोजेदारों ने अमन और भाईचारे का दिया पैगाम। दिल्ली के छतरपुर में राजस्थान फाउंडेशन डे तकरीब। वज़ीर आला रेखा गुप्ता ने की शिरकत। राजस्थान की रिवायत, फनून और सकाफत को उजागर किया गया। अमेरिका, इजरायल और ईरान के दरमियान जंग 16वें दिन में दाखिल। अमेरिकी हमलों और ईरान के जवाबी कार्रवाइयों में हुआ इजाफा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने मरकजी ज़ेर इंतजाम इलाका पुदुचेरी के साथ साथ मुल्क की 4 रियासतों यानी मगरबी बंगाल, असम, केरला और तमिलनाडु असेंबली इंतखाबात के लिए स्केड्यूल जारी कर दिया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने ऐलान किया कि आसाम, केरला, पुदुचेरी, तमिलनाडु और मगरबी बंगाल में असेंबली इंतखाबात के लिए कुल 824 इंतखाबी हलकों में 17 करोड़ 40 लाख से ज्यादा वोटर्स हक राय दही रखते हैं। उन्होंने कहा कि मगरबी बंगाल में 2 मरहलों में, तमिलनाडु में 1 मरहले में, केरला में 1 मरहले में वोटिंग होगी। इसके साथ गोवा, कर्नाटका, नागालैंड, त्रिपुरा में भी ज़िमनी इंतखाबात एक साथ होंगे और कुल मिलाकर 4 मई को वोटों की गिनती होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि तमाम इंतखाबात शफाफियत और पुरअमन तरीके से मुनक्किद किए जाएंगे और इंतखाबी अमल की निगरानी के लिए मुनासिब इंतजाम किए जा रहे हैं। अवाम से भी अपील की गई कि वो भरपूर हिस्सा लें और जमहूरी अमल को मुस्तहकम बनाएं। आसाम, केरला, पुदुचेरी, तमिलनाडु और मगरबी बंगाल असेंबली इंतखाबात 2026 का शेड्यूल जारी कर दिया गया। रियासती वजीर खजाना चंद्रिमा भट्टाचार्य ने कहा, इससे कबल कई मरहलों में इंतखाबात मुनक्किद हुए थे, अब सिर्फ 2 मरहलों में इंतखाबात करवाने का ऐलान किया गया। उन्होंने सवाल किया कि बंगाल में किस तरह के हालात हैं, ये हम सब जानते हैं। कोलकाता में मीडिया से बात करते हुए चंद्रिमा भट्टाचार्य ने कहा, इस बार भी ममता बनर्जी की ही हुकूमत बनेगी। No, I don't know why. Sometimes they do it in 8 phases, and even this time, the other 4 states, including the Union Territory, they are having 1-phase election. Now, ECI has found it fit to have 2 phases election here. Why? What is the reason behind it? There is something behind the veil, and something is working behind their mind. So here we say that nothing will actually find place here. Whatever they think that they'll be able to do, it's of no good, because here people know what to do. And again, for the 4th time, here the Honorable Chief Minister will be. मरकज ज़ेर इंतजाम इलाका पुदुचेरी के साथ मुल्क की 4 रियासतों के लिए इलेक्शन कमीशन ने असेंबली इंतखाबात के इनेकाद का ऐलान कर दिया। महाराष्ट्र कांग्रेस पार्टी के लीडर नाना पटोले ने अपने ख्यालात इस पर पेश किए। उन्होंने कहा कि हर 5 साल में इंतखाबात होते हैं। इंतखाबात और नताइज को लेकर जो वक्फा है उस पर एतराज़ जताते हुए कहा कि जैसे ही इंतखाबात खत्म होते हैं, अंदरून 1-2 दिन में वोटों की गिनती का अमल शुरू होना चाहिए, वरना लोगों का इलेक्शन कमीशन पर एतमाद कमजोर हो जाएगा। चुनाव प्रक्रिया ये लोकतंत्र का उत्सव है, ये हर 5 साल में आता ही है। लेकिन चुनाव आयोग जिस तरह से गड़बड़ी कर रहा है, चुनाव आयोग जिस तरह से लोगों के वोट गायब कर रहा है, वो ही सबसे बड़ी तकलीफ है। और इसलिए लोकतांत्रिक व्यवस्था पे लोगों का विश्वास कम होते जा रहा है।
और मुझे लगता है कि चुनाव आयोग ने ये पांचों राज्यों के चुनाव पारदर्शक लेके लोगों का विश्वास इस प्रति बनाना चाहिए, ये हमें लगता है। 4 मई को इसके नतीजे सामने आ रहे हैं। लेकिन ये 9 अप्रैल को चुनाव होगा, फिर उसके 1 महीने के बाद रिजल्ट आएंगे, ये प्रक्रिया गलत हो रही है। जबकि चुनाव जैसे चुनाव हुए उसके 2 दिन के बाद ही रिजल्ट आना चाहिए, लेकिन इस तरह से लेट चुनाव प्रक्रिया जो की जाती है वोटिंग काउंटिंग की, ये थोड़ा गलत होते जा रहा है। चुनाव आयोग के ऐलान से ठीक पहले ही पीएम मोदी ने बंगाल रैली का वीडियो पोस्ट किया और लिखा कि साफ है बंगाल भाजपा के साथ है। अब चुनाव आयोग भी मोदी जी के साथ है, ये कहना चाहते हैं क्या चुनाव आयोग के माध्यम से वो चुनाव जीतना चाहते हैं? जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी अमेरिका को सरेंडर होकर देश की जनता को जिस तरह से बर्बाद किया है, देश की जनता में उनके बारे में गुस्सा है, तो भी वो कैसे जीत सकते हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है। और 500 राज्यों में इस बार बीजेपी बड़ा साफ होंगी, ये परिस्थितियां है। इस तरह का गुस्सा लोगों के बीच में। असेंबली इंतखाबात की तारीखों के ऐलान पर कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट इमरान मसूद ने कहा, हम इंतखाबात के लिए पूरी तरह तैयार हैं। असम में कांग्रेस ने तकरीबन तैयारी मुकम्मल कर ली है। उन्होंने कहा कि जुनूब में बीजेपी की जीत ख्वाब ही रहेगी। पूरी तैयारी है। मैं आसाम में हूँ, तो आसाम में हम ऑलमोस्ट 80% वर्क डन कर चुके हैं। कैंडिडेट फाइनल कर चुके हैं, हमारे कैंडिडेट की घोषणा हो चुकी। तो हम लोग तो तैयार हैं चुनाव के लिए, और चुनाव आयोग निष्पक्ष और पारदर्शिता को बनाए रखे, बस यही उम्मीद करते हैं। क्योंकि लोकतंत्र को बचाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि पारदर्शिता होनी चाहिए और निष्पक्षता होनी नहीं चाहिए, दिखनी भी चाहिए कि हाँ आप निष्पक्ष हैं। कांग्रेस सत्ता में नहीं है, क्या बात कर रहे हैं आप? डीएमके सत्ता में है तो कांग्रेस ही सत्ता में नहीं है क्या? हम गठबंधन में हैं वहां। हाँ, भाजपा का दक्षिण भारत में कमल खिलना एक सपना है, और वो सपना। टीवी के लीडर व अदाकार विजय 2025 के करोड़ भगदड़ मामले में सीबीआई की पूछताछ के बाद आज दिल्ली में वाक़ सीबीआई के हेडक्वार्टर से बाहर आए। तकरीबन 6 घंटे की तवील पूछताछ के बाद विजय अपनी गाड़ी से बाहर निकले, हाथ हिलाकर और मुस्कुराकर वहां मौजूद अपने हामी और शायकीन का इस्तकबाल किया। ये पूछताछ करूर में 2025 में पेश आने वाले उस सानहे के सिलसिले में की गई जिसमें 41 अफराद हलाक हुए थे। दफ्तर के बाहर बड़ी तादाद में हामी और शायकीन जमा थे, जिन्होंने नारे लगाते हुए विजय का भरपूर साथ दिया। इस मौके पर मीडिया के सवालात का जवाब न देते हुए विजय सिक्योरिटी के हमरा वहां से रवाना हो गए। उनके हामी उन्हें वाक़े के सिलसिले में बेकसूर मानते हैं और उसे इंतजामी गफलत करार दे रहे हैं। विजय ने हामियों को यकीन दिलाया कि वो अपने सियासी सफ़र और अवामी खिदमत के मिशन को जारी रखेंगे। कर्नाटक के रियासती वज़ीर रहीम खान की जानिब से बीदर की जामा मस्जिद में मुनाकिद दावत इफ्तार में सियासी, समाजी और मजहबी लीडरों के अलावा अवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। जिला बीदर के इंचार्ज के अलावा इस दावत इफ्तार में कई मज़ाहिब के रहनुमाओं के अलावा हज़ारों रोज़ेदारों ने इफ्तार पार्टी में शिरकत की। तमाम मज़ाहिब के ज़िम्मेदारों ने शिरकत करते हुए गंगा जमनी तहजीब की मिसाल पेश की। इस दौरान रूह परवर मंजर देखा गया। इफ्तार के वक्त रियासत और मुल्क में अमन भाईचारे के लिए खुसूसी दुआएं की गई और तमाम लोगों ने समाजी हमआहंगी का पैगाम आम किया। ಐದು ರಾಜ್ಯಗಳ ಚುನಾವಣೆ ಘೋಷಣೆ ಆಗಿದೆ. ಬಹಳ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದಾದಂಥ ಒಂದು ರಾಜ್ಯಗಳಿದ್ದಾವೆ. ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇವತ್ತು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಬಿಜೆಪಿಯ ತಪ್ಪು ನೀತಿಗಳಿಂದಾಗಿ, ತಪ್ಪು ವಿದೇಶ ನೀತಿಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಗ್ಯಾಸ್ಗಾಗಿ ಪರದಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳು ಕಾಳಸಂತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ನೇರವಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರನೇ ಕಾರಣ ಇದೆ. ಅವರು ಯಾವುದೇ ಮುಂದಾಲೋಚನೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಮುಂಜಾಗರೂಕತೆ ಕ್ರಮ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದವರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಅವರ ತಪ್ಪು ವಿದೇಶ ನೀತಿಯಿಂದಾಗಿ ಇವತ್ತು ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಡೀಸೆಲ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ಗೂ ಏನೇನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಜನರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇಂಥ ಜನವಿರೋಧಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಾವು ಪಾಠ ಕಲಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ 5 ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇವತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಬರುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ.
ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನನಗೆ ಭರವಸೆ ಇದೆ. ಅಸ್ಸಾಂ ಇರ್ಬೋದು, ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇವತ್ತಿಲ್ಲಿ तेलंगाना हुकूमत की जानिब से हैदराबाद के एलबी स्टेडियम में दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया। इस मौके पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने खिताब करते हुए कहा, हुकूमत फलाही स्कीमों और तरक्याती मंसूबों में अक़लियतों को शरीक बनाकर उन्हें तरक्की की राह पर गामज़न करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि रमज़ानुल मुबारक इंसानियत की खिदमत, सब्र और ईसार का पैगाम देता है। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को 4% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने का एज़ाज़ कांग्रेस को हासिल है। इन तहफ़्फ़ुज़ात की वजह से हज़ारों मुस्लिम नौजवान आला तालीम हासिल करके बेहतर मुलाज़मतें हासिल कर रहे हैं। वज़ीर आला ने कहा कि हम सबको रियासत को मुल्क में तरक्की की राह पर गामज़न करने की कोशिश करनी चाहिए। इस दावत इफ्तार में हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, वज़ीर अक़लियती बहबूद मोहम्मद अज़हरुद्दीन, हुकूमत के मशीर मोहम्मद अली शब्बीर, दीगर रियासती वज़रा, अरकान असम्बली, वक्फ बोर्ड चेयरपर्सन अज़मतुल्लाह हुसैनी और मुस्लिम उलमाए किराम और कायदीन ने शिरकत की। రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అమలు చేసే ప్రతి సంక్షేమం, ప్రతి అభివృద్ధి కార్యక్రమంలో మైనారిటీలకు సింహభాగం ఇచ్చి మైనారిటీలను కూడా అభివృద్ధి పదం వైపు నడిపించే ప్రయత్నం మనం చేస్తున్నాం। आज यहाँ जो शामिल हुए, तेलंगाना सरकार ने इफ्तार दावत देने के लिए सब माइनॉरिटी भाइयों को यहाँ पर दावत में बुलाए। आप सब लोग ये दावत में तस्वीर लेकर आए। तेलंगाना सरकार को बहुत खुशी की बात है, क्योंकि मंच पे अजहरुद्दीन साहब से लेकर बड़े बड़े नेता लोग और मुस्लिम कम्युनिटी के बड़े नेता लोग सब यहाँ पर हाजिर हुए और हजारों लोग कोने कोने से तेलंगाना से आप लोग सब इधर आए। इस रमजान महीना बहुत पवित्र महीना, ये महीने में हम लोग आप लोग 5 बार नमाज पढ़ना, अच्छे काम करना, कुरान पढ़ना, कुरान जो मोहम्मद अपने को दिए वो कुरान पढ़कर हम अच्छा करने के लिए, पूरा इस देश को, इस दुनिया को बचाने के लिए आप लोग दुआ मांगते हैं। तो आपके दुआ से आज इस दुनिया बच रहा है। आप लोग, हम लोग सब मिलके इस देश तरक्की करने के लिए हम लोग आगे काम कर रहा है। इसी मैदान में एक दिन मोहम्मद अज़हरुद्दीन खिलाड़ी बनकर क्रिकेट खेलते थे, आज मंत्री बनकर यहाँ मंच पर बैठा हुआ है। दूसरे मोहम्मद अली शब्बीर साहब के बारे में मैं बोलने का कोई जरूरत नहीं है। जब डॉक्टर वाई.एस. राजशेखर रेड्डी जी मुख्यमंत्री थे, माइनॉरिटी लोगों को 4% रिजर्वेशन दिलवाए। आज हजारों में डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर, बड़े बड़े नौकरी मिल रहा, बोले तो 4% रिजर्वेशन के वजह से अपने माइनॉरिटी बच्चों के लिए तरक्की हो रहा है। इंटीग्रेटेड हॉस्टल्स पढ़ने के लिए जितने भी माइनॉरिटी के लोग हैं, माइनॉरिटी को सरकार मदद देकर आज कार्रवाई आगे लेकर जा रहा है। वैसे ही हम लोग निकत जरीन को डीएसपी नौकरी दिए, बॉक्सिंग चैंपियन, सिराजुद्दीन को हम डीएसपी नौकरी दिए, क्रिकेट चैंपियन। जैसा जैसा क्रिकेट खिलाड़ी है, अजहरुद्दीन को मंत्री बनाने के अलावा बाकी भी जितने भी खिलाड़ियां हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, जो तरक्की कर रहे हैं, सबको सरकार कुछ ना कुछ जगह देके उन लोगों का जो आगे बढ़ाने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए आज मैं ये मन से एक ही बात साफ कहना चाहता हूं, ये सरकार आपका है, मैं आपका भाई हूं। हम सब मिलके हैदराबाद शहर और तेलंगाना को AIMIM बिहार के रियासती सदर अख्तर उल ईमान ने पटना में वाक़ अपनी रिहाइश गाह पर इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया, जिसमें RJD लीडर तेजस्वी यादव और AD सिंह ने शिरकत की। इसके अलावा इफ्तार पार्टी में सियासी, समाजी और मुकामी शख्सियात भी मौजूद रहे और शुरका ने इफ्तार के साथ भाईचारे, बाहमी अमाहंगी, समाजी यकजहती का पैगाम दिया। प्रोग्राम के दौरान इफ्तार के मनाजिर और शुरका की शिरकत जो इफ्तार की खुशियों और सियासी रवाबित को जाहिर करती। इस मौके पर मुल्क में अमन, भाईचारा और मुआशरती हमाहंगी के लिए दुआएं भी की गई। हमारे AIM पार्टी के तरफ से अख्तरुल साहब ने हम लोगों को निमंत्रण दिया था इफ्तार पर, और हम लोग जो है आज यहाँ इफ्तार में यहाँ पहुँचे हैं। और पहले भी हम लोगों ने, आप लोग जान रहे हैं कि AIM पार्टी से हम लोगों ने समर्थन मांगा है, और मुझे पूरा विश्वास है
कि कल का जो चुनाव राज्यसभा का होने जा रहा है, हम सभी सेकुलर दल मिलकर के थी, हम लोगों की उनसे बात हुई। आज तेजस्वी साहब यहाँ दावत इफ्तार में आए थे, उनकी गुजारिश हुई है, एमआईएम ने उनके गुजारिश को कबूल किया है और एमआईएम उनके हक में वोट करेगी। वोट करी, बड़ा बयान दे रहे हैं। चलिए, आपको लग रहा है कि आपके उम्मीदवार रणनीति एक ही है। राज्यसभा के इलेक्शन में कोई बड़ी रणनीति का मामला नहीं है, एमएलएज को वोट देने हैं। तो हमारे 5 एमएलए जो हैं राजद के उम्मीदवार एडी सिंह साहब के हक में फैसला कर चुकी है। सर, इससे पहले में विधान परिषद की सीट का कोई आश्वासन? अच्छा चलिए, वो बातें होंगी। अभी चूंकि इलेक्शन का मसला है तो इलेक्शन के बारे में पार्टी ने फैसला किया है कि हमारे 5 आदमी उनको देंगे। दिल्ली के छतरपुर में मुनक्किद राजस्थान फाउंडेशन डे तकरीब में दिल्ली के वज़ीर आला रेखा गुप्ता ने शिरकत की। इस मौके पर साउथ दिल्ली के मेंबरान पार्लियामेंट और दीगर सियासी व समाजी रहनुमाओं ने भी शिरकत की। तकरीब में सकाफती प्रोग्राम, खिताब और दीगर सरगर्मियां शामिल थी। मैम प्लीज ये ना अपने मित्र मंडल का नाम बदनाम मत करो प्लीज। राजपुर से, रोहित भारद्वाज जी से और सभी पदाधिकारियों से कि मंच। हिमाचल प्रदेश के लाहौल वादी में मौसम में अचानक तब्दीली देखने को मिली और दोपहर के वक्त वादी में बर्फबारी शुरू हो गई। मुकामी लोगों और सयाहों ने बताया कि अचानक सर्दी में इजाफा हुआ और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का मंजर खूबसूरत दिखाई दे रहा है। मुकामी मौसमियाती एहलकार ने बताया कि यह मौसमी तब्दीली वादी में आने वाले दिनों में मजीद बर्फबारी के इम्कानात को जाहिर करती है। लाहौल स्पीति में बर्फबारी शुरू हो गई है। जैसा कि मौसम विभाग ने कहा था, पिछले कल से ही बर्फबारी हो रही है और अगले 2 दिनों के लिए बर्फबारी होने की बात कही है और इससे किसान और बागवान बहुत खुश नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इससे उनके खेतों में जो नमी गायब हो गई थी वो नमी लौट आएगी। और संबल के सीईओ कुलदीप कुमार का एक वीडियो पिछले 4-5 दिनों से वायरल है, जिसमें वो ईरान की हिमायत करने वालों को अल्टीमेटम जारी करते नजर आ रहे हैं। वो मुसलमानों को धमकियां भी देते हुए उस वीडियो में नजर आए हैं। अब इस तनाज़े में सोशलिस्ट पार्टी इंडिया के रियासती सदर सलाहुद्दीन शिपू का बयान भी सामने आया है। उन्होंने हालिया बयान की शदीद मजम्मत की। उन्होंने कहा कि अगर हम अपने आप को आइन का एहतराम करने वाला शहरी समझते हैं तो हमें इस किस्म की गैर मुहज़्ज़ब ज़बान और तंग नज़री को फौरी तौर पर बंद करना होगा। शिबू ने मजीद कहा, जो लोग नफरत की सियासत कर रहे हैं उनका मकसद मुल्क को तरक्की देना नहीं बल्कि मुल्क के इत्तेहाद को तोड़ना है। ऐसे लोग मुल्क को कुछ नहीं देना चाहते हैं बल्कि उसे तकसीम करने की साजिश करते हैं। कहते हैं नफरत की भावना पैदा हो रही है और एक पुलिसिया जो डर है उसको डराने की कोशिश की जा रही है। देखिए, किसी भी मुल्क में जब फोर्सेस कम्युनल हो जाए और जो पुलिस के ऑफिसर हैं वो कम्युनल लैंग्वेज बोलने लगे और बायस होकर काम करने लगे, तो ये सोच लेना चाहिए कि मुल्क खतरे में है। आज अगर हिंदुस्तान पर कोई आफत आती है, मुल्क पर कोई आफत आती है, तो उसका असर सिर्फ मुसलमानों पर नहीं पड़ेगा, उसका असर यहाँ पर रहने वाले हर बाशिंदे पे पड़ेगा, हर मजहब के मानने वाले पर पड़ेगा, हर जात के मानने वाले पर पड़ेगा, हर क्षेत्र के मानने वाले पर पड़ेगा। तो जो लोग भी नफरत के बीज बो रहे हैं, नफरत की भाषा को बढ़ावा दे रहे हैं, नफरत को बढ़ा रहे हैं, उन सब से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आप वाकई हिंदुस्तानी हो, हिंदुस्तान से जरा सी भी मोहब्बत है और इंसानियत पे यकीन रखते हैं, तो कृपया करके इस भाषा को बंद करें, इस विचार को बंद करें, इसका प्रदर्शन बिल्कुल ना करें। और जो लोग नफरत की सियासत कर रहे हैं वो इस मुल्क को कुछ देना नहीं चाहते हैं बल्कि इस मुल्क को तोड़ना चाहते हैं। अमेरिका, इजराइल और ईरान के दरमियान जारी जंग 16वें दिन में दाखिल हो गई। अमेरिकी हमलों ने बुनियादी तौर पर ईरान के जजीराए खर्क पर 90 से ज़्यादा फौजी मुकामात को निशाना बनाया, जिनमें फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम, बहरी अड्डे और हवाई अड्डे शामिल हैं। लेकिन तेल से मुतालिक बुनियादी ढांचे को अब तक बचा लिया गया। सदर ट्रंप ने खबरदार किया कि अगर आबनाए हॉर्मुज़ की नाकाबंदी की गई और रोका गया तो तेल की तंसीबात को भी निशाना बनाया जाएगा। ईरान ने इसराइल पर मिसाइल दागे और बगदाद में एक बार फिर अमेरिकी सिफारत खाने पर हमला किया। इसराइली मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक
इसराइल ने ईरान के साथ जारी जंग के तीसरे हफ्ते में अपनी फौज के लिए खजाने खोल दिए हैं। हुकूमत ने दिफाई ज़रूरियात और हथियारों की खरीदारी के लिए तकरीबन $827 मिलियन के हंगामी फंड्स को मंजूरी दी है। काबीना के वज़रा ने टेलीफोन मीटिंग के दौरान इस फैसले को मंजूरी दी। तो ईरान ने हाल ही में इराकी फ़िज़ाई हदूद में एक अमेरिकी 135 KC तैयारे को निशाना बनाया और दावा किया है कि उसने अमेरिकी तैयारे को मार गिराया। ताहम पेंटागन का दावा मुख्तलिफ था। उसमें कहा गया कि सिर्फ 12 मार्च को एक हादसा पेश आया था जिसमें 6 अमेरिकी फ़ौजी मारे गए। पेंटागन ने कहा हलाक होने वाले 6 अमेरिकी फ़ौजियों की शिनाख्त कर ली गई है। रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद तमाम लाशें निकाल ली गई। हादसे की वजह की तफ्तीश जारी है। ईरान के खिलाफ इजराइल की कार्रवाइयों में आज इजाफा हुआ। जहां ईरान अपने वजूद को बचाने के लिए लड़ रहा है तो वहीं इजराइल ईरान में शहरियों को निशाना बना रहा है। उधर इजरायली वजीर खारजा का एक बयान सामने आया। उन्होंने कहा इजरायली ईरानी फौज अड्डों को निशाना बना रहे हैं जबकि ईरान आम शहरियों पर हमला कर रही है। अमेरिका के साथ मुश्तरका ऑपरेशन का मकसद ईरान के जौहरी और मिसाइल प्रोग्राम को तबाह करना है। That while we are targeting military objectives, military targets, regime targets, this evil regime in Iran, the Iranian regime is targeting civilians, civilian population, and all the casualties we faced during these 2 weeks of confrontation. As much it is the same thing that during the days of Operation Rising Lion, all इराक के दारुल हुकूमत बगदाद में अमेरिकी सिफारत खाने पर मिसाइल हमला हुआ जिसमें कॉम्प्लेक्स के हेलीपैड को निशाना बनाया गया। ईरान का IRGC ने सिफारत खाने के अंदर रेडार सिस्टम और हेलीपैड पर हमला किया जिससे स्याह धुएं के बादल छा गए। इंतहाई महफूज ग्रीन जोन में वाक़ सिफारत खाना सुबह के वक्त धमाके की ज़द में आ गया। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली वीडियो में कॉम्प्लेक्स से धुआं साफ तौर पर उठता दिखाई दे रहा था। अमेरिकी सिफारत खाने की जानिब से हलाकतों के बारे में मालूमात फराहम न करने की वजह से सिक्योरिटी सख्त कर दी गई। मगरबी एशिया में जारी तनाज़ात के दरमियान हिंदुस्तान के लिए राहत की अहम खबर है। मुत्तहिदा अरब अमारात के फुजराहो बंदरगाह पर हमले के बावजूद भारतीय ऑयल टैंकर जग लाड़की बाहिफाजत रवाना हो गया। मजीद अबरा हिंदुस्तानी दो बहरी जहाज शिवालिक और नंदा देवी ने भी हफ्ते के रोज़ खतरनाक आबनाए हरमुज़ को बाहिफाजत अबूर कर लिया। ये जहाज़ LPG लेकर भारत वापस आ रहा है। हुकूमत ने कहा कि हमले के तमाम अरकान महफूज हैं और मुल्क को ईंधन की सप्लाई की निगरानी की जा रही है। पोप लियो 14वें ने ईरान के साथ जारी जंग के दरमियान एक बार फिर अमन की अपील की। वेटिकन सिटी में अपने हफ्तावार दुआ के दौरान पोप ने अमेरिका, इजराइल और ईरान पर जोर दिया कि वो जंग खत्म कर दें और बातचीत का रास्ता इख्तियार करें। शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन ने अपनी बेटी के हमरा कई रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम के टेस्ट की निगरानी की। यह इक़दाम अमेरिका और जनूबी कोरिया के मुश्तरका फ्रीडम शील्ड फौजी मशकों के दरमियान सामने आया है। शुमाली कोरिया ने 600 mm रॉकेट लॉन्चर्स का तजुर्बा किया जबकि जनूबी कोरिया ने 10 के करीब बैलिस्टिक मिसाइल फायर करने का दावा किया है। खबर दिन भर में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, बने रहें मुनसिफ टीवी के साथ।